अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी तवक्को के एन मुताबिक आज रात किसी वक्त नज़ीर हुसैन के घर पर चौधरी के भेजे हुए डाकू हमला करने वाले थे और मेरी ये तवक्को इस खुफिया मंसूबे की रहीन मिन्नत थी जो मैंने खादिम हुसैन के साथ मिलकर बनाया था। खादिम हुसैन इस वक्त चौधरी फिरोज़ की हवेली में चौधरी इनाम की हिफाजत का काम संभाले हुए था। इसकी हंगामी मदद के लिए हवेली के गेट के नज़दीक ही कांस्टेबल मुख्तार अहमद ने मोर्चा संभाल रखा था। दूसरे कांस्टेबल फजल महमूद को वापस थाने बुला लिया गया था। इस रात थाने में मेरे स्टाफ के कुल 4 अफराद मौजूद थे। कांस्टेबल फजल महमूद, रईस और अमानत अली और हेड कांस्टेबल फरीद अहमद। मैंने थाना संभालने की जिम्मेदारी फरीद अहमद को सौंप दी थी। हमारी वापसी तक इन चारों ने थाने में रेड अलर्ट रहना था और मुझे उम्मीद थी कि हम लोग सबसे पहले अपनी मुहिम सर करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मुहिम के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से थे। हिस्सा अव्वल में गुलाम हुसैन ने बड़ी सफाई के साथ मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए चौधरी इनाम के दिमाग में ये बात बिठाना थी कि मलिक साहब आज जफरगढ़ में नज़ीर हुसैन से मिलकर गए थे। नज़ीर हुसैन और उसके घर वालों ने माजा की हिमायत करते हुए चौधरी फिरोज़ और उसके छोटे बेटे इनाम के खिलाफ बहुत जहर उगला है। ये कहानी सुनने के बाद मलिक साहब ने इन लोगों से कहा कि क्या वो थाने आकर ये सारी बातें अपने बयानात हल्फी में लिखवा सकते हैं। नज़ीर हुसैन, इसकी बीवी शगुफ्ता और बेटी ताजी ने वाशिकाफ अल्फाज में कहा कि हम चौधरियों से डरते नहीं हैं। इन जाबिरों ने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। माजे का तो सारा ख़ानदान ही बर्बाद हो गया और वो खुद एक भोले भाले देहाती से डाकू बन चुका है। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर चौधरियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें ज़बान खोलना पड़ी तो हम सारा सच खोलकर बयान कर देंगे। फिर उन्होंने यक बयक ज़बान होकर मलिक साहब को यकीन दिलाया कि वो कल सुबह थाने आकर अपने बयानात लिखवा देंगे। खादिम हुसैन की इस काश्तकारी के नतीजे में इनाम ने फ़ौरन जाकर अपने बाप को रिपोर्ट करना थी। फिर वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते थे। कल का सूरज तुलू होने से पहले नज़ीर हुसैन, शगुफ्ता और ताजी को किसी भी किस्म का बयान देने के काबिल न छोड़ना और इस काम के लिए आधी रात के आसपास का वक्त सबसे ज़्यादा मुनासिब था। खादिम हुसैन की सुनाई हुई इस फितना परदास कहानी ने चौधरी फिरोज़ एंड कंपनी ने इसलिए भी आंखें बंद करके यकीन कर लिया था कि मैंने हवेली से निकलने के बाद जो जफरगढ़ का राउंड लगाया था और नज़ीर हुसैन के घर के अंदर भी गया था, मेरी इस तमाम तर मसरूफियत की रिपोर्ट चौधरी फिरोज़ तक पहुंच गई होगी। मैंने इसी मकसद के हुसूल की खातिर दिन में दानिस्ता जफरगढ़ का मसनूई दौरा किया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक खादिम हुसैन ने अपने हिस्से का काम कर दिया होगा और किसी भी वक्त मौत के हरकारे शबखून मारने नज़ीर हुसैन के घर पर यलगार कर सकते थे। मेरे मंसूबे के हिस्सा दोयम पर अमल करने के लिए मैं कांस्टेबल अमजद के साथ नज़ीर हुसैन के घर में मौजूद था ताकि चौधरियों के भेजे हुए सफ़ाक कातिलों को रातों रात आहिनी जेवरात से आरास्ता करके थाने की हवालात तक पहुंचा सकूं और अगली सबसे पहले इनकी तसल्ली बख्श खातिरदारी करने के बाद फर्दन सबके हल्फिया बयानात सुपुर्द कलम करके इनके अंगूठे लगवा लूं। लेकिन मैंने नज़ीर हुसैन और इसकी बीवी और बेटी को कोई और कहानी फिट कर रखी थी। मैंने आज दिन ही में नज़ीर हुसैन के कान में ये बात डाल दी थी कि मुझे खुफिया इत्तला मिली है कि आज रात माजा अपने साथी डाकुओं के साथ इनके घर पर हल्ला बोलेगा और वो लोग ताजी को उठा ले जाएंगे। नज़ीर हुसैन माजा को नापसंद नहीं करता था, मगर कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी डाकू से ब्याहने का फैसला नहीं कर सकता। जब से ताजी के वालिदैन को ये पता चला था कि माजा जेल से फरार होकर एक खतरनाक डाकू बन गया है और पुलिस इलाके के चप्पे चप्पे पर इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, इन लोगों ने जल्द से जल्द ताजी का रिश्ता पड़ोस में रहने वाले एक लड़के साजिद से पक्का कर दिया था और आइंदा माह इनकी शादी होने वाली थी। मेरी बात सुनकर नज़ीर हुसैन ने मुझसे दस्त बस्ता ये दरख्वास्त की थी कि मैं किसी तरह इनकी बेटी को अगवा होने से बचा लूं और मैं इस वक्त इन लोगों की मदद और हिफाजत ही की खातिर वहां मौजूद था। जी हाँ,
बाज़ औक़ात अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए हम पुलिस वालों को इस नौइयत के नाटक भी रचाना पड़ते हैं। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा स्वयं हवलदार खादिम हुसैन से मुताल्लिक था। अगर वो सिलसिलेवार दातिया माझा आज रात चौधरी इनाम के साथ कोई ऊंच नीच करने की नीयत से हवेली में घुसा तो खादिम हुसैन ने कांस्टेबल मुख्तार के साथ मिलकर रात जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार करना था। अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने हर मरहले को बड़ी होशमंदी और एहतियात के साथ निपटाना था। इसलिए मैंने नज़ीर हुसैन के घर के बड़े कमरे में 3 चारपाइयों पर तकिए रखकर उनके ऊपर गर्म लिहाफ इस तरह उड़ा दिए थे कि देखने वाले को इन चारपाइयों पर 3 इंसान गहरी नींद सोते नजर आते। लिहाफों के नीचे लंबाई के रुख पर तकिए इस तरह रखे गए थे कि वो सही मायनों में सोते हुए इंसान ही दिखाई दें। मज़कूरा कमरे के दाखिली दरवाजे को दानिस्ता नीमवा रखा गया था ताकि मुतवक्को हमलावरों को अपने शिकारों को ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इस कमरे से मुल्हका कमरे में मैं नज़ीर हुसैन के साथ गपशप कर रहा था, जबकि तीसरे कमरे में कांस्टेबल मजीद ने ताजी और इसकी मां शगुफ्ता बीवी को अपने हिफाजत में ले रखा था। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं थानेदार साहब, नज़ीर हुसैन ने लिजाजत भरे अंदाज में कहा। अगर आज रात आप यहाँ मौजूद ना होते तो हमारी बेखबरी में माजे ने ताजी को उठा ले जाना था, फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। मैंने तो कदीर हुसैन के बेटे से ताजी का रिश्ता पक्का कर रखा है। नज़ीर हुसैन कानून अवाम की हिफाजत और मुजरिमों की सरकूबी के लिए बनाए जाते हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं यहाँ पर अपना फ़र्ज़ पूरा करने आया हूँ, इसमें तुम लोगों पर एहसान वाली कोई बात नहीं। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि ताजी का रिश्ता तय कर दिया। माजा चाहे कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन दर हकीकत वो एक मफरूर कैदी और ख़तरनाक मुजरिम है। पिछली 2 रातों में उसने जफरगढ़ और नसीराबाद में जो कुछ किया है वो सब तुम्हारे इल्म में है। कानून उसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगा। जल्द या बदेर माजे का जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना लाजमी है। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। बस आज आप किसी भी तरह माजे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएं, ताकि मैं सुकून से ताजी को बाइज्जत अंदाज में इस घर से रुखसत कर सकूं। मेरी एक ही औलाद है, ताजी को हमने बड़े लाड प्यार से परवान चढ़ाया है। हम बुढ़ा बुढ़ी ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, पता नहीं किस वक्त रब का बुलावा आ जाए। अगर हमारी आंख बंद होने से पहले ताजी का घर बस जाए तो इससे बड़ी शुक्र की और कोई बात नहीं। इस वक्त हम दोनों गरम लिहाफ ओढ़े आमने सामने बैठे हुए थे और धीमी आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं एक मजबूर बाप की मुश्किलात को बड़ी गहराई से महसूस कर सकता था। मैंने उससे पूछा, ये ताजी का होने वाला खामिंद क्या काम करता है? कदीर हुसैन और कौसर बीवी की भी एक ही औलाद है, उसने बताया। इन लोगों की थोड़ी सी ज़रई अराजी है। साजिद खेती बाड़ी में अपने बाप का हाथ बटाता है। वो बहुत ही सादा तबीयत का एक समझदार जवान है। इसे बेटी देने में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान और खुशी की बात यह है कि ताजी ब्याह कर किसी दूर देश नहीं जाएगी। इसके मेके और ससुराल में सिर्फ एक दीवार का फासला है। चलें, ये तो अच्छा ही हुआ, मैंने मातदिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, साजिद के साथ ताजी का रिश्ता तय करने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? मेरा मतलब है, ताजी का पहले माजी के साथ मामला चल रहा था ना? नहीं जनाब, मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये बात हमारे इल्म में थी कि साजिद ताजी को दिल से पसंद करता था, मगर माजी की वजह से उसने कभी अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। साजिद ठहरे हुए मिजाज का एक अमन पसंद लड़का है। वो देख रहा था कि ताजी माजी के साथ संजीदा है, इसीलिए इसने ज़बान खोलना मुनासिब नहीं समझा था। और माजी के जेल जाने के बाद हालात बदल गए। फिर जब इसके फरार होने की खबर उड़ी तो मामला और भी ख़राब हो गए। इसीलिए हमने जल्द से जल्द ताजी का रिश्ता साजिद के साथ पक्का कर दिया। इस बात के रोशन इम्कानात नज़र आने लगे थे कि माझा किसी भी वक्त हमारे घर का रुख कर सकता है, और जाहिर है ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। क्या इस मौके पर ताजी ने किसी किस्म की मज़ाहमत की? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। पहले तो वो शादी से इनकारी थी, नज़ीर हुसैन ने बताया। हम अच्छी तरह समझ रहे थे कि माझा इसके दिलो दिमाग से निकला नहीं है, लेकिन मैंने और शगुफ्ता ने बड़े प्यार से इसे समझाया।
हालात की हकीकत से इसे आगाह किया तो बात इसके दिमाग में बैठ गई। हमने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इसे बावत करा दिया था कि माजा एक मफरूर डाकू है। इसके नसीब में या तो जेल की चार दीवारी है या फिर पुलिस की गोली। वो या तो गिरफ्तार होगा या किसी पुलिस मुकाबले में बेदर्दी से मारा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि ताजी ने बूढ़े माँ बाप की इज्जत की लाज रख ली और साजिद से शादी के लिए तैयार हो गई। तुम और तुम्हारी बीवी खुशकिस्मत वालिदैन हैं नज़ीर हुसैन, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, जो ताजी जैसी फर्माबरदार औलाद आप लोगों को मिली। अल्लाह ताजी का नसीब अच्छा करे। आमीन, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। मैंने पूछा, जफरगढ़ में तुम लोगों के अलावा और किसी को ये तो मालूम नहीं कि तुम्हारे घर में माजे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घात लगाए बैठी है? नहीं सरकार, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। आपने दिन में मुझे सख्ती से मना कर दिया था। मैंने आपकी हिदायत को याद रखा है। हत्ता कि साजिद और इसके माँ बाप को भी इस मामले की कोई खबर नहीं है। शाबाश नज़ीर हुसैन, मैंने सताइशी लहजे में कहा कि तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैं समझ गया कि कांस्टेबल अमजद ने हमलावरों की आमद का ऐलान कर दिया है। अमजद ताजी और शगुफ्ता के साथ जिस कमरे में मैं था, उसकी खिड़की से घर के सहन और दाखिली दरवाजे पर बआसानी निगाह रखी जा सकती थी। हमारे बीच ये तय हुआ था कि वो जैसे ही किसी को नज़ीर हुसैन के घर में दाखिल होते देखे फ़ौरन मुझे इत्तला दे, और इत्तला इसी तरह दस्तक से देना थी। नज़ीर हुसैन, डाकू आ गए हैं। ये कहते हुए मैं लिहाफ से निकल आया और दरवाजे की जानिब बढ़ा। हाँ अमजद, मैंने दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर सरगोशियाना अंदाज में पूछा, क्या पोजीशन है? 3 बंदे दीवार फलांग कर घर के सहन में उतरे हैं, उसने गहरी संजीदगी से बताया। वो तीनों मुसल्ला हैं और उन्होंने डाकुओं के अंदाज में ढाटे भी बांध रखे हैं, और वो चौकन्ना अंदाज में इस कमरे की सिमत पेशकदमी कर रहे हैं जहां हमने इनके लिए जाल फैला रखा है। बहुत खूब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। जब वो लोग मज़कूरा कमरे में दाखिल हो जाएं तो तुमने मुझे इत्तला देना है और ताजी शगुफ्ता को नज़ीर हुसैन के पास भेज देना है, इसी दरवाजे से। इसके बाद हम अगले मरहले पर अमल करेंगे। ओके सर, अमजद ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। मैं नज़ीर हुसैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। ताजी और शगुफ्ता जैसे ही इस कमरे में आए, तुम तीनों ने चारपाइयों के नीचे घुसकर चुप साध लेना है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे, जलजला आए या कोई तूफान, तुम लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़ना, इल्ला ये कि मैं खुद आवाज़ देकर तुम्हें बाहर निकलने को ना कहूँ। मेरी बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है या नहीं? वो बड़ी सूरत से सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैं समझ गया थानेदार साहब। मैं बरामदे की सिमत खुलने वाले दरवाजे के साथ लगकर मुस्तैदी से खड़ा हो गया और अपनी तमाम तर समात को बैरूनी माहौल पर लगा दिया। चंद सेकंड के बाद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि चौधरी इनाम के भेजे हुए 3 डाकुओं ने बड़े कमरे में दाखिल होकर अपनी दानिश में नज़ीर हुसैन, इसकी बीवी शगुफ्ता और इनकी बेटी ताजी को सोते में गोलियों से भून डाला था। जैसे ही अमजद ने ख़वातीन को इस कमरे में मुंतकिल किया, मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और रिवाइवल सोते बरामदे से गुजरकर सहन में निकल आया। नज़ीर हुसैन के घर के वो 3 कमरे एल की शक्ल में बने हुए थे। मकान के अकबी हिस्से में 2 कमरे एक ही साइज़ के थे, जिनमें से एक में अमजद इन माँ बेटी के साथ छुपा हुआ था और दूसरे में मैंने नज़ीर हुसैन के साथ पनाह ले रखी थी। इन दोनों कमरों में एक एक दरवाज़ा और एक एक खिड़की थी, जिनका रुख बरामदे की जानिब था। अलावा इसी दोनों कमरों को आपस में मिलाने के लिए इनकी दरमियानी दीवार में भी एक छोटा सा दरवाज़ा रखा गया था। मेरे और अमजद के बीच इसी मिलापी दरवाजे के तवस्सुत से बातचीत हुई थी और अमजद ने मज़कूरा दरवाजे ही से ताजी और शगुफ्ता को इधर भेजा था। अमजद ने अपने कमरे की खिड़की में से बाहर का मंजर देखकर मुझे मुत्तला किया था। तीसरा बड़ा कमरा लंबाई के रुख पर इन 2 कमरों के पहलू में जुड़ा हुआ था। मेरे बाहर पहुंचने से पहले ही अमजद ने कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बड़े कमरे के दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी, जिसके नतीजे में वो तीनों मुसल्लह डाकू 3 इंसानी लाशों के साथ बड़े कमरे में मुक़य्यद होकर रह गए थे।
یہ ساری کارروائی میرے سوچے ہوئے منصوبے کے عین مطابق عمل میں آئی تھی۔ نذیر حسین اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ایک کمرے میں محفوظ تھا اور وہ ڈاکو میرے لگائے ہوئے پھندے میں پھنس چکے تھے۔ بڑے کمرے میں 3 انسانوں کے سونے کا ڈرامائی جال بچھاتے ہوئے ہم نے دانستہ اس کی کھڑکی کو کھلا اور داخلی دروازے کو نیم واز چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سیدھے اسی کمرے کا رخ کریں۔ جب کانسٹیبل نے اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے۔ اب وہ دروازے کو شدت سے پیٹتے ہوئے غضبناک انداز میں چلا رہے تھے، دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ میں اور امجد دروازے سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے ایک دم تیار کھڑے تھے۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، تم لوگ ڈاکو ہو، قاتل ہو، تم نے ابھی سوتے ہوئے 3 معصوم افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تمہیں اپنے عبرتناک حشر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنی بندوقیں کھڑکی کے راستے باہر پھینک دو۔ بکواس بند کرو، ان میں سے ایک نے جھلا کر کہا۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی، یہاں پر کوئی بندہ بشر موجود تھا ہی نہیں۔ ہم نے تینوں چارپائیوں کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ ہمیں الو بنانے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ آخر تم ہو کون؟ تم اس جھمیلے میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر مناؤ کہ تم لوگ انسانی خون میں ہاتھ رنگنے سے صاف بچ گئے، اور یہ سب اسی ڈرامے کے طفیل ہوا ہے جو تمہارے بقول میں نے تمہیں الو بنانے کے لیے رچایا ہے۔ اب تم پر قتل عمد نہیں بلکہ اقدام قتل کا مقدمہ بنے گا۔ تم سزائے موت سے بہرحال بچ جاؤ گے۔ تم تو ہمیں قتل عمد اور اقدام قتل کے بارے میں اس طرح بتا رہے ہو جیسے تم کوئی وکیل ہو یا پھر پولیس والے ہو، اندر سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ اس دوران میں وہ لوگ وقفے وقفے سے بند دروازے کو بھی پیٹ رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اس کھیل کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور بآواز بلند کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ مجھے اپنے باخبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ تم تینوں نذیر حسین، شگفتہ اور تاجی کو فنا کے گھاٹ اتارنے آج رات یہاں دھاوا بولو گے۔ لہٰذا میں نے تمہیں چھاپنے کے لیے پہلے سے بندوبست کر لیا۔ اب تم شرافت سے اپنی بندوقوں کو کھڑکی سے باہر پھینکو اور گرفتاری دے دو۔ مزاحمت کرو کہ تمہیں اڑانے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لوں گا۔ نذیر حسین کے گھر میں جتنی بھی جو بھی کھڑکیاں تھیں، ان میں عمودی انداز میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں جن کی موٹائی ½ انچ کے برابر تھی اور 2 سلاخوں کے درمیان لگ بھگ 3.5 انچ کا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ اس گیپ کے راستے وہ لوگ بآسانی اپنی بندوقوں کو باہر پھینک سکتے تھے، لیکن خود وہاں سے بھاگ نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ کسی سرکس میں کام کرنے والے سینڈو ہی کیوں نہ ہوتے۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم تھانے دار ہی ہو؟ مجھ سے بات کرنے والے نے شک زدہ انداز میں کہا، اور یہ بھی کہ تمہارے باخبر ذرائع کی اطلاع پکی ہے۔ تم کوئی اور بھی تو ہو سکتے ہو اور ہمیں پھانسنے کے لیے چال چل رہے ہو۔ میں اپنے تھانے کی ٹرائل روم میں جب تم لوگوں کی تشریف جات پر 9/4 کے چرمی چھتر برساؤں گا تو تم میں خود بخود میری شناخت ہو جائے گی، میں نے زہر خند انداز میں کہا۔ باقی میرے ذرائع بڑے وثوق دار ہیں، لہٰذا یہ اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ تم لوگوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چارپائیوں پر بے دریغ فائرنگ کی ہے۔ وہ تم سے آپ پر آتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں بولا، آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ تمہارے شیطانی باپ چودھری انعام نے، میں نے نظریہ ضرورت کے تحت قصداً غلط بیانی کرتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ان کے لہجے میں حد درجہ حیرت و بے یقینی پائی جاتی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے دریافت کیا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ چھوٹے چودھری صاحب ہی نے تو ہمیں… وہ بولتے بولتے یکایک رک گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس سے آگے اور کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میرے اس خطرناک باؤنسر پر کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ اب ان میں سے کوئی دروازے کو بھی نہیں پیٹ رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ چودھری انعام کا نام سن کر ان تینوں کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں نے کڑکدار آواز میں کہا، میں تم تینوں کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کسی نرمی کی توقع رکھتے ہو تو اپنے ہتھیار کھڑکی سے باہر پھینک کر گرفتاری دے دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میں 3 تک گن رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے پسپائی اختیار نہیں کی تو تم تینوں بڑی دردناک موت مرو گے۔ 1
कमरे के अंदर पुरस्कार सन्नाटे ने अपना कब्जा जमा लिया। यूं महसूस होता था जैसे इन तीनों को किसी मूजी सांप ने सूंघ लिया है। मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हुए गिनती को आगे बढ़ाया। 2। इस 2 के जवाब में खिड़की के रास्ते एक के बाद दीगरे 2 बंदूकें बाहर फेंक दी गईं। मैंने बंदूकों को कब्जे में लेने के बाद धमकी आमेज लहजे में कहा, कोई वादा वईद नहीं, कोई तकदीमो ताखीर नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम में से हर एक के पास आतिशी हथियार मौजूद है। जब तक तीसरे बंदूक बाहर नहीं फेंकोगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। 3 ने अमल अंगेज का असर दिखाया और तीसरी बंदूक भी कमरे से बाहर आ गई। अब वो तीनों निहत्थे हो चुके थे। मैंने धीमी आवाज़ में कांस्टेबल को हिदायत दी, अमजद तुम अपनी पोजीशन संभाल कर अंधेरे में एकदम चाको चौबंद खड़े हो जाओ। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। अगर इन कमीनों ने शराफत से गिरफ्तारी दे दी तो ठीक, बसूरत दीगर तुम कोई आसरा नहीं करना। हमने इन्हें जिंदा पकड़ना है। अगर ये शैतान भागने की कोशिश करें तो इनकी टांगों को निशाना बनाकर गोली चला देना। समझ गया सर जी, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। आप फिक्र न करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। फिर इसने अजीब से लहजे में इजाफा किया, मलिक साहब कभी कभार तो गन चलाने का मौका मिलता है, मैं इस सुनहरी मौके को भला कैसे ज़ाया कर सकता हूँ। अमजद की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं चौधरी इनाम के भेजे हुए 3 खबीसुल अखबस नासूरों की जानिब मुतवज्जा हो गया और मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम लोगों ने कानून से ताउन करके अक्लमंदी का सबूत दिया है, मैं तुमसे खुसूसी रियायत करूँगा। अब मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, अपने हाथ गर्दन के पीछे रखकर चुपचाप बाहर निकल आओ। मुझे किसी ज़ोर ज़बरदस्ती पर मजबूर नहीं करना, वरना इस घर के सहन में तुम्हारी बेगौरो कफन लाशें बिछी नजर आएंगी। फिर मैंने तीसरी बंदूक को भी अपने कब्जे में लेने के बाद बाआहिस्तगी दरवाजे की कुंडी हटा दी और थोड़े फासले पर रिवाल्वर बदस्त खड़ा हो गया। वो तीनों लाइन बनाकर एक के बाद दीगर कमरे से बाहर निकल आए। मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक उन्होंने अपने हाथों को गर्दनों के पीछे बांध रखा था। अमजद राइफल सौंते एक ऐसी जगह पर खड़ा था कि वो तीनों इसे देख नहीं सकते थे। जब वो बरामदे में पहुंच गए तो मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, तुम तीनों ज़मीन पर उकड़ूं बैठकर अपने हाथ पुश्त की तरफ कर लो ताकि मैं तुम्हें उल्टी हथकड़ी लगा दूं। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो बुरी तरह चौंक उठे थे और इसका सबब भी फौरन ही मेरी समझ में आ गया। मैं इस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं था। यकीनन इन्हें ये शक हुआ होगा कि मैं थानेदार नहीं हूँ। मैंने पुलिस का नाम इस्तेमाल करके इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। मेरे जहन में पैदा होने वाले ख्यालात हों या इनकी सोच में सर उठाने वाली बेयकीनी, ये सब कुछ सेकंड के 10वें हिस्से में पेश आया था। इसके बाद इन तीनों ने एक ऐसी हरकत की जिसके इम्कान को मैंने एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं किया था। मेरे हाथ में मौजूद रिवाल्वर की परवाह किए बगैर इन तीनों ने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। अगले ही लम्हे अमजद की राइफल गरजी। उसने एक के बाद दीगरे 3 फायर किए थे। इस फायरिंग के जवाब में फिजा घायल अफराद की चीखों से गूंज उठी। फिर मैंने इन 3 में से 2 को लड़खड़ाकर ज़मीन बोस होते देखा। तीसरा खुशकिस्मत था कि वो बच निकला और उसने अंधाधुंध दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी थी। तुम इन जख्मी मकीनों को देखो, मैंने अपने साथी कांस्टेबल से कहा और फरार की कोशिश में मसरूफ शख्स के अकब में जकंत लगा दी। मैं इससे कहीं ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। इस अहमक ने दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकलने के बजाय दीवार फांदने का फैसला किया। अमजद के बयान के मुताबिक वो तीनों नज़ीर हुसैन के घर की दीवार फलांग कर ही अंदर आए थे। मज़कूरा दीवार बमुश्किल 4 फीट बुलंद रही होगी। शायद इसीलिए इस नामाकूल इंसान ने इस नाटी दीवार को दरवाजे पर तरजीह दी थी। मगर मैं भला कहाँ चूकने वाला था। ये सारी मारामारी हमने इसलिए नहीं की थी कि इन्हें निकल भागने का मौका फराहम करते। इस बंदे ने जैसे ही दीवार के ऊपर हाथ जमाकर अपने बदन को एक झटके से ऊपर उठाया, मैं इसके अकब में पहुंच गया। मैंने रिवाल्वर को नेफे में उड़सा और भागते भूत की टांगों में हाथ डालकर एक जोरदार झटके से इसे अपनी जानिब खींच लिया। इस अमल में मेरे दूसरे हाथ ने भी भरपूर मदद की थी। रद्द अमल के तौर पर वो धड़ाम से पुश्त के बल सहन में आ गिरा और चारों खाने चित हो गया। मैंने दोबारा रिवाल्वर निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं की और ठुड्डों से उसकी मरम्मत शुरू कर दी।
इन लम्हात में इस पर बेभाव की पड़ रही थी। वो कमबख्त मुझसे बेदरेक पिट रहा था और मुसलसल चिल्लाता चला जा रहा था। जब मैं जी भरकर उसकी दुर्गत बना चुका तो मैंने अपना पाँव रोक लिया और गुस्सीले लहजे में कहा, चलो उठकर खड़े हो जाओ। उसने बेचूहों चरा मेरे हुक्म की तामील कर दी। इस दौरान में कांस्टेबल अमजद ने इसके दोनों घायल साथियों को हथकड़ियां लगा दी थीं। अमजद की चलाई हुई गोलियों ने इन दोनों के पाँव और पिंडियों को बुरी तरह घायल कर दिया था। वो तकलीफ की शिद्दत से कराह रहे थे। तुमने क्या समझा था? मुझे गुच्चा देकर भाग निकलोगे? मैंने उसके गाल पर एक जन्नाटेदार तमाचा रसीद करने के बाद पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छू, उसने लजाजत भरे अंदाज में जवाब दिया। मुझे माफ़ कर दें थानेदार साहब, हम लोग तो छोटे चौधरी के हुक्म पर यहाँ आए थे। मैं जानता हूँ, मैंने उसकी बात काट कर कहा। फिर पूछा, तुम्हारे साथियों के क्या नाम हैं? वो गोगा और हनीफू हैं जी, वो मिनमिनाया। चलो तुम भी इनके पास, मैंने करख्त लहजे में कहा। वो गर्दन झुकाकर मेरे आगे चल पड़ा। आइंदा 10 मिनट में हमने इन तीनों को उल्टी हथकड़ियाँ लगाकर बेबालों पर कर दिया। फिर एक आयनी जंजीर की मदद से मैंने इनकी हथकड़ियों को एक दूसरे के साथ मुंसलिक भी कर दिया ताकि वो तीनों जहाँ भी जाएं एक साथ जाएं। ये सारे इंतजामात हमने पहले से कर रखे थे। जब मैं अमजद के साथ थाने से निकला था तो मैंने 3-4 हथकड़ियाँ, नायलॉन की मजबूत डोरियाँ, टार्च और इसी नौयत का दूसरा सामान्य ज़रूरिया एक थैले में डालकर टांगे में रख लिया था। इसके बाद मैंने नज़ीर हुसैन और इसकी बीवी और बेटी को कमरे से बाहर निकाल लिया और तसल्ली भरे लहजे में कहा, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तीनों हमलावर डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है और अब इन्हें अपने साथ थाने लेकर जा रहा हूँ। मेरा ये साथी, मैंने कांस्टेबल अमजद की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, रात भर अपनी राइफल समेत इधर तुम्हारे घर में मौजूद रहेगा ताकि तुम लोग सुकून से सो सको। इस मौके पर नज़ीर हुसैन ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, क्या इन डाकुओं में माझा भी शामिल है? नवाजिश उर्फ गोगा, हनीफ उर्फ हनीफू और अशरफ उर्फ अच्छू को मैंने बेदस्तोपाक करके घर के सहन में उकड़ू बिठा रखा था और वहाँ पर इतना अंधेरा था कि नज़ीर हुसैन कमरे के अंदर रहते हुए इन तीनों की शक्ल को पहचान नहीं सकता था। मैंने आज माजे की ज़ात के हवाले से नज़ीर हुसैन से जो गलत बयानी की थी, इसे सुबह तक निभाना ज़रूरी था, लिहाजा मैंने गहरी संजीदगी से कहा, ये तीनों माजा के करीबी साथी हैं। माजे ने इन्हें नामी गिरामी इन्हें ताजी को उठाने के लिए भेजा था। माजा खुद इस वक्त जंगल के अंदरूनी हिस्से में छुपा हुआ है। मैंने इन तीनों से माजे के बारे में सब कुछ जान लिया है। मैं इन्हें थाने के हवालात में बंद करके खुद जंगल का रुख करूँगा। कल का सूरज तुलू होने से पहले मैं इंशाअल्लाह ताला माजे को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊँगा। मेरी तशफ़ी से लबरेज़ वजाहत को सुनकर नज़ीर हुसैन की जान में जान आई। एक आसूदा सांस खारिज करते हुए उसने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा, थानेदार साहब, आपको देने के लिए मेरे पास दुआ के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरी दिली दुआ है कि आज आपने जिस तरह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की है, सोना रब इसी तरह हमेशा आपकी इज़्ज़त की निगहबानी करे। आमीन, मैंने तहे दिल से कहा। दौलतमंद इंसान को अपनी जान की हिफाजत सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है और गरीब इंसान को अपनी इज़्ज़त। अगर दयानतदारी से गौर किया जाए तो यही बात समझ में आती है कि जिस चीज़ को कमाने में इंसान को ज़्यादा मेहनत करना पड़े, वो इसके लिए अजीज़ ठहरती है। हमारे इस मिडनाइट वेंचर ने, चूँकि गोलियाँ भी चली थीं, लिहाजा नज़ीर हुसैन के आस पड़ोस वाले जाय वकुआ की जानिब मुतवज्जा हो गए थे। कबल इसके कि इस हंगामा खेजी की खबर चौधरी फिरोज़ की हवेली तक पहुँचती, मैं इन तीनों गिरफ्तार शुदगान को टांगे में डालकर थाने की जानिब रवाना हो गया। गोगा, हनीफू और अच्छू की ज़बान खुलवाने के लिए मुझे थानेदाराना मेहनत नहीं करना पड़ी। नज़ीर हुसैन के घर में मैंने इन्हें जो ज़ख्म पहुँचाई थी, उसने इनके दिलो दिमाग पर मेरी दहशत तारी कर दी थी। फिर थाने के अंदर कदम रखते ही वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। इस पर मुस्तज़ाद मेरे इंसानी हमदर्दी से भरपूर रवैये ने भी इन्हें आमादाए ताउन होने पर मजबूर कर दिया था। नज़ीर हुसैन के घर में कांस्टेबल अमजद की फायरिंग से गोगा और हनीफू अच्छे खासे ज़ख्मी हो गए थे और मेरे तूफ़ानी ठुड्डों ने अच्छू के चेहरे की खाल को भी कई एक मकामात से उधेड़ डाला था। मैंने थाने पहुंचकर इनसे पूछगछ करने से पहले गोगा और हनीफू की बाकायदा मरहम पट्टी करवाई थी
और अच्छू को भी मुनासिब तिब्बी इमदाद दी गई थी। इसके बाद ही मैंने इनके बयानात कलमबंद करना शुरू किए थे। इब्तिदा में वो तीनों चौधरी इनाम के हवाले से मेरे बयान के सिलसिले में टाल मटोल से काम ले रहे थे और इसी तजब्जुब ने इन्हें मुझसे इस्तफसार करने पर मजबूर कर दिया था। आज तक चौधरी साहब ने हमसे ऐसा धोखा नहीं किया। अच्छू ने उलझनज़दा अंदाज में कहा, हम तीनों इनके ख़ास आदमी हैं। इससे पहले भी हम इनके लिए कई काम कर चुके हैं। अच्छू के आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपने अंदरूनी जज्बात को काबू में रखते हुए मादिल अंदाज में पूछा, माजी के जेल चले जाने के बाद इसके घर पर जिन डाकुओं ने हमला किया था वो तुम ही लोग थे ना? इन तीनों ने सरासीमा नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर खामोशी से गर्दनें झुका लीं। मेरा खून खोलकर रह गया। इनकी नदामत भरी खामोशी में मेरे सवाल का जवाब छुपा हुआ था, मगर इस सानेहे की तलाफी इस इजहार नदामत और झुकी हुई गर्दनों से मुमकिन नहीं थी, क्योंकि इस रात एक नाबीना औरत के सीने में बर्छी घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और एक मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और ये घिनौना अमल इन्हीं तीनों ने चौधरी इनाम के हुक्म पर किया था। चौधरी इनाम के गिर्द मेरा घेरा तंग से तंग तर होता चला जा रहा था। नसीर हुसैन के घर से 3 ऐसे जुराइम पेशा अफराद मेरे हत्थे चढ़े थे जिनके बयानात चौधरी इनाम के लिए इंतहाई मोहलिक साबित होने वाले थे। मैंने इनके बयानात कलमबंद करते हुए हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखा हुआ था। चौधरी इनाम तुम लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जब तक इसने खुद को महफूज समझा वो तुम लोगों को शहद देता रहा और तुमसे अपने सारे कानूनी और गैर कानूनी काम करवाता रहा। अब जबकि मैंने इसके गिर्द कानून का शिकंजा कस दिया है तो इसने तुम तीनों को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। तुम सारी ज़िंदगी एक ऐसे खुद गर्ज इंसान के लिए अपनी जान को जोखम में डालते रहे जो अपनी जान को बचाने के लिए आज तुम लोगों को फंसाने पर तैयार हो गया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा रियायत करूं तो चौधरी इनाम के खिलाफ जो भी बोल सकते हो वो अपने बयान में लिखवा दो, मगर 100% सच। और मैं झूठ बोलने वालों को सख्त नापसंद करता हूँ। वो बैक ज़बान होकर बोले, थानेदार साहब, हम आपको जो भी बताएंगे वो 16 आने सच बताएंगे। और ये भी जहन में रखना कि तुम जो कुछ अपने बयानात में लिखवाओगे वही सब अदालत में जज के सामने भी कहना है। मैंने ठहरे हुए ताकीदी लहजे में कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो पूरे तयक्कुन से बोले। इसके बाद इनकी ज़बानें और मेरा हुक्म अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। आधे घंटे के बाद मैंने वो बयानात इन्हें पढ़कर सुनाए, फिर इनके अंगूठे लगवाकर काम पक्का कर लिया। हवलदार खादिम हुसैन की वापसी अलग सुबह हुई। वो कांस्टेबल मुख्तार अहमद को हवेली में छोड़कर अपने साथ बहुत सारी सनसनीखेज खबरें लेकर आया था। मैं इस रात अपने क्वार्टर पर नहीं गया था। खादिम हुसैन सीधा मेरे कमरे में चला आया और मुज़महिल अंदाज में बोला, मलिक साहब, मैंने अपने हिस्से का काम खुश असलूबी से निपटा दिया है। आपके मिशन का क्या रहा? चौधरी इनाम के भेजे हुए तीनों बंदे हवालात में बंद हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने माजी में माजा के घर पर हमला करके इसकी नाबीना माँ सफ़िया बीबी की जान ले ली थी और माजी की बहन शादा को छत से कूदने पर मजबूर कर दिया था। मैंने इनके बयानाते हल्फी सुपुर्द कलम कर लिए हैं। वो अदालत में चौधरी इनाम के खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार हैं। ज़बरदस्त। खादिम हुसैन ने तारीफ़ी नज़रों से मुझे देखा और कहा, मलिक साहब, आपने चौधरी इनाम को जेल की दीवारों के पीछे सड़ाने का बड़ा शाफी इंतज़ाम कर दिया है। और तुमने क्या तीर मारा है? मैंने हवलदार की आंखों में झांकते हुए मायना खेज लहजे में इस्तफसार किया। कुछ अपनी भी तो बताओ। आपका हुक्म था कि माजे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, लेकिन अफसोस कि मैं इसे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सका। वैसे एक बात है कि माजा बहुत ही अहमक इंसान है। वो 2 दिन पहले हवेली में घुसकर चौधरी फिरोज की ऐसी कम तेजी कर गया था। अगर इसमें ज़रा सा भी वर्क होता तो इसे इतनी जल्दी दोबारा इस हवेली का रुख नहीं करना चाहिए था। खादिम हुसैन, तुमने क्या बुझारतें डालना शुरू कर दिए है? मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए तीखे लहजे में कहा, जो भी कहना है खुलकर कहो। मलिक साहब, इधर जफरगढ़ की हवेली में 2 लाशें पड़ी हैं, उसने गंभीर अंदाज में बताया।
मौके की कार्रवाई के लिए आपको फौरन उधर रवाना हो जाना चाहिए। हमारी बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। 2 लाशें? मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा और सरसराती हुई आवाज़ में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? माजा और इसके किसी डाकू साथी की लाशें? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, माजे का साथी डाकू तो बड़ा ही मौका परस्त और थोड़ेला साबित हुआ। वो माजे को मुश्किल में घिरा छोड़कर भाग निकला और माजा अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। चौबी मुंडी, बुगदा और पटवारी का हाथ इधर ही पड़ा है। फिर मैंने इज़्तिरारी लहजे में हवलदार से दरियाफ्त किया, खादिम हुसैन हवेली में। दूसरी लाश किसकी है? चौधरी फिरोज़ की, वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, ये तुम क्या कह रहे हो? चौधरी फिरोज़ 2 दफ़ा फायरिंग की जद में आ गया था। वो थके हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। माजा अपने साथी डाकू की मय्यत में चौधरी इनाम को नमूना इबरत बनाने की गर्ज से हवेली में दाखिल हुआ था, लेकिन इसकी राइफल की एक गोली पर कातिब तकदीर ने चौधरी फिरोज़ का नाम लिख रखा था। डाकुओं को इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि हवेली के अंदर से ऐसी मुनज़्ज़म मज़ाहमत पेश की जाएगी। हमारी जानिब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई ने माजा और इसके साथी डाकू को बौखलाकर रख दिया। नतीजतन वो दोनों बेदरेक फायर करने लगे। अपने दिफा में जवाबन हमें भी गोलियां चलाना पड़ी। माजे की चलाई हुई एक गोली चौधरी फिरोज़ के दिल में पेवस्त हो गई और मेरी गन से निकलने वाली एक गोली ने माजे को ठंडा कर दिया। खादिम हुसैन अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खामोश हुआ तो मैंने ठोस अंदाज में कहा, हमें फ़ौरन जफरगढ़ पहुंचना होगा और तुम भी मेरे साथ जाओगे। ज़रूर जाऊंगा मलिक साहब, वो पुरज़्म लहजे में बोला, और मेरे साथ एक जोड़ी आइनी जेवर भी जाएगा। मैंने गैर इरादी तौर पे सवाल किया, वो किस लिए खादिम हुसैन? चौधरी इनाम के लिए, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। इसे गिरफ्तार करने का इससे ज़्यादा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। अभी तक ये बात इसके इल्म में नहीं है कि आपने इसके 3 बंदों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर छोटे चौधरी को ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि इसके 3 नमक ख्वार अदालत में इसके खिलाफ बयान देने का फैसला कर चुके हैं तो वह हमारी पहुंच से कहीं दूर निकल जाएगा। हवलदार खादिम हुसैन की दलील दमदार थी, लिहाजा मैंने इसे कामिल इत्तेफाक करते हुए कुर्सी छोड़ दी और हम ज़रूरी तैयारी में मसरूफ़ हो गए। ठीक 15 मिनट के बाद मैं खादिम हुसैन के साथ टांगे पर सवार होकर मौजा जफरगढ़ रवाना हो गया। ये 22 जनवरी की एक यकबस्ता सुबह थी। मैं पिछले 24 घंटे से मुसलसल मसरूफ़ कार सरकार था और इधर हवेली में अभी जिस दर्जे के मामलात को निपटाना था, इनमें आज का सारा दिन सिर्फ हो जाना था। पुलिस के बारे में उल्टी सीधी मनफी बातें करने वाले लोगों को काश इस हकीकत का एहसास हो जाए कि हमारा काम जुए शीर लाने से कम नहीं है। इस रोज़ मैंने चौधरी फिरोज़ की हवेली के मामलात को किस तरह हैंडल किया, मैं इसकी तफसील बयान करना ज़रूरी नहीं समझता। बहरहाल हवलदार खादिम हुसैन ने माजे की हवेली में दोबारा आमद को जो इसकी बेवकूफ़ी और हिमाकत पर मुंतबक किया था, वो मेरी निगाह में मशीयत ईज़दी थी। वो सालिस बिलखैर लैलो नहार का मालिक और खालिक है। इस कादिर मुतलक ने इस दुनिया और उस दुनिया की हरकतों सकनात को पूरी वजाहत के साथ लोहे महफूज पर तहरीर कर रखा है। जफरगढ़ के वसनीक चौधरियों के जुल्म और जबर के खिलाफ ज़बान खोलने की ताकत नहीं रखते थे। इंसान के लबों पर तो कुफ्र डाले जा सकते हैं, मगर दिलों की धड़कन को अपनी मर्जी के मुआफिक चलाना मुमकिन नहीं होता। जाने कितने हाथ चौधरियों की ज़्यादतियों के खिलाफ आसमान की जानिब उठते होंगे और कितने दिलों का खून आंसू बनकर आंखों से बह जाता होगा। इन्हीं बेकसो लाचार हाथों और दिलों में से किसी की मेरे परवरदिगार ने सुन ली थी। इसके यहाँ देर तो हो सकती है, मगर अंधेर नहीं।